कैसे आप लोग। और आज हम एक नए अंदाज में और नए सब्जेक्ट के साथ आपके साथ पेश करते हैं भारत का भूगोल। देखिए दोस्तों, आप सब जानते हैं किसी भी परीक्षा के लिए, सिविल सर्विसेज की किसी परीक्षा के लिए आप सब जानते हैं कि भूगोल और इतिहास दो ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके बेस पर आप परीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे बोलते हैं हिस्ट्री इज़ द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, ऐसे ही ज्योग्राफी इज़ द बेस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। जब तक ज्योग्राफी का बेस नहीं आपका, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, क्या हमारा प्लेस है, क्या गंतव्य है, उसी ज्योग्राफिकल सिस्टम नहीं मालूम तो इतिहास कैसे जानेंगे। तो दोस्तों, हम भारत के भूगोल की कड़ी के साथ आए हैं और आपको बहुत अच्छे से, बहुत मज़ेदार रूप से मैं भारत को समझाऊंगा। और इस पहली कड़ी में आपको भारत को जो स्ट्रक्चर है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि भारत का स्थल भाग और भारत का जल भाग, दो भागों में बांटा गया है भारत को। तो पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि भारत का स्थलीय भाग। स्थलीय भाग में भारत का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है, और जल भाग में देखेंगे कि भारत हिंद महासागर का क्षेत्र है, भारत के आसपास हिंद महासागर किस टाइप से कहाँ फैला हुआ है, कौन से द्वीप है, क्या है। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है, पहला चैप्टर मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, इस टॉपिक में समझ लीजिए आपको कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना बेस नहीं है ज्योग्राफी का। देखो, आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, और ज्योग्राफी को आप बेस अच्छा बनाइए तो आपको हर सब्जेक्ट में पढ़ने में आनंद आएगा। देखिए, आप यूक्रेन विवाद चल रहा है, तो यूक्रेन कहाँ है हम जानते ही नहीं, तो क्या होगा, कुछ नहीं। अमेरिका कहाँ है मालूम नहीं, यूक्रेन का विवाद क्यों हो रहा है हमें मालूम नहीं, क्या संकट है, रूस क्यों अटैक कर रहा है, नाटो देश यूक्रेन के साथ क्यों आ रहे हैं, ये सारी कंडीशंस ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर जरूर जानना चाहिए। तो दोस्तों, हम भारत के भूगोल जो भौगोलिक सिस्टम को, भौगोलिक संरचना को, भौगोलिक एक परिचय देते हैं आज हम इस वीडियो में। आपको सारा फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल इस कॉन्सेप्ट में बताते जा रहा हूँ। आप वीडियो को ध्यान से सुनते जाइए और इसके साथ ही शुरू करता हूँ। देखिए, आप ये तो सब जानते हैं कि भारत एक महान देश है, भारत एक महान देश है। आप देखिए, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, आप नोट करते जाइए। मैं मैपिंग सिस्टम से पढ़ाऊँगा आपको सारा, आपको आनंद आएगा। लेकिन दोस्तों, बस ध्यान रखिए, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक वीडियो को सुन लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन आप अगर इस बार वीडियो सुन लेंगे तो आप वाह न कर जाए तो गारंटी है। ज्योग्राफी आप पढ़ के देखिए। देखिए दोस्तों, तो भारत एक महान देश हम सब जानते हैं, और भारत की सभ्यता और संस्कृति इतनी पुरानी है जितनी कि मानव का आविर्भाव हुआ और सभ्यता संस्कृति हमारे साथ साथ चले। दोस्तों, भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है, 7 महाद्वीप है, सारी चीज़ हम पढ़ते जाएंगे। 7 महाद्वीप में एशिया महाद्वीप का देश है भारत, और भारत को हम एक उप महाद्वीप की संज्ञा भी देते हैं। क्यों? भारत की विशालता के कारण उसको उप महाद्वीप की संज्ञा देते हैं। भारत एक विशाल देश है। तो पहली बात तो है कि भारत का नाम क्या भारत ही है, क्या हिंदुस्तान है? हम अपने देश का नाम तो जाने पहले। हमारे देश का नाम जब भारत में आर्य आए, आर्य जब गंडक नदी तक के क्षेत्र बढ़े थे, उस समय आर्यों ने, उत्तर भारत का क्षेत्र, तो आर्यों ने भारत को आर्यावर्त कहा। क्या कहा? आर्यावर्त कहा। देखिए, उसके बाद जब आर्यों में जो कबीले बढ़े, उसमें एक कबीले का शासक था भरत। तो आर्यों के राजा भरत के नाम पर भारत भारत पड़ा। दुष्यंत पुत्र भरत ने दोस्तों भारत के नाम पर पड़ा। ठीक है, भारतवर्ष कहा जाने लगा। लेकिन हमारी सभ्यता संस्कृति में आप इतिहास पढ़ेंगे तो पाएंगे कि भारत में ईरानी आए, ईरानियों ने आक्रमण किया, तो ईरानी भारत में आए। तो ईरानियों, क्योंकि भारत का जो मेन डेंसिटी थी वो सिंधु नदी के तट पर, भारत की स्थिति थी सिंधु नदी के आसपास, जो वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र है यहाँ पर। तो इस डेंसिटी के तहत तो सिंधु को ये ईरानी लोग प्रोनाउंसिएशन में शाकुहा पढ़ते थे, तो सिंधु को हिंदू के आसपास हिंदुस्तानी लोग
तो भारतीय संस्कृति में हिंदुस्तान कहा जाने लगा भारत को, ठीक है। ईरानियों ने भारत का नाम हिंदुस्तान दिया। ऐसे दोस्तों जब यूनानी भारत में आए तो यूनानी सिंधु नदी को इंडस के आसपास इसको इंडिया कहा जाने लगा। लेकिन भारत के संविधान में भी आपने पढ़ा होगा कि भारत को इंडिया, दैट इज भारत जो कि इंडिया का नाम दिया गया है। तो भारत को निम्न नामों से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन आज प्राचीन परंपरा की बात करें तो भारत, हमारे देश को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। भारत एक बहुत बड़ा सुदृढ़, एक मोरल ड्यूटीज वाला बहुत बड़ा अच्छा देश है। और हमारी संस्कृति जड़ें इतनी विशाल जुड़ी हुई हैं बट वृक्ष की तरह कि उनको उखाड़ फेंकना बड़ा मुश्किल है। तमाम आक्रमणकारी भारत में आए, तमाम लोग भारत में आए, लेकिन भारत की सभ्यता को हमेशा सबने भूल प्रशंसा की है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत, अब भारत को लेकर के बात करिए, क्या है भारत? भारत एक देश है दोस्तों, बहुत बड़ा देश है जो उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है। देखिए भारत के बारे में बात करें तो भारत की जो पहले तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं। हम कोई प्लॉट खरीदते हैं तो कहते हैं कि हमारा प्लॉट क्या चौकोर है, पंचकोर है, छकोर है, बढ़िया देख लेना भैया, त्रिकोणा ना हो, बोलते हैं साइड से ही होनी चाहिए। तो भारत हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? अब से क्वेश्चन आते हैं त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, वर्गाकार। तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है दोस्तों, चतुष्कोणीय। समझ रहे आप? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये अब देख रहे हैं अंडमान निकोबार तक क्षेत्र ये आता है, तो हम इसको चतुष्कोणीय आकृति के रूप में जानते हैं। क्लियर? अब बात आती है कि भारत एशिया महाद्वीप में है तो है, लेकिन एशिया के कहां पर है? एशिया के दक्षिण में है, एशिया के दक्षिण में। तो दक्षिण एशिया के लगभग मध्य में स्थित है दोस्तों, ये पॉइंट नोट करते जाइए आप, दक्षिण एशिया के लगभग मध्य में स्थित है। क्लियर? ये पॉइंट आप नोट करिए, आप कॉपी पे ले लीजिए और धीरे धीरे पॉइंट नोट करिए, क्योंकि मैं यहाँ पॉइंट बोर्ड पे नहीं देने वाला हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लिखते जाइए। तो और देखिए भारत के पूर्व में, भारत का पूर्व हिस्सा देखिए, भारत का पूर्व हिस्सा और भारत का पश्चिम हिस्सा। भारत के पूर्व में इंडो चीन प्रायद्वीप और भारत के पश्चिम में अरब प्रायद्वीप। भारत को भी प्रायद्वीप की संज्ञा दी जाती है दोस्तों। होता क्या है प्रायद्वीप? जो भूखंड, एक भूखंड जो तीन तरफ से सागर से, पानी से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत के पूर्व में इंडोचीन प्रायद्वीप और भारत के पश्चिम में अरब प्रायद्वीप स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्षेत्र कैसे कैसे क्या है। देखिए अगर हम भारत को अक्षांश की दृष्टि से देखें, अक्षांशी, आप समझ पा रहे हैं अक्षांश क्या होता है? मैं बताता हूँ, आप समझिए। देखिए मैं एक चीज क्लियर करता जा रहा हूँ। देखिए अक्षांश और देशांतर, देखिए आप बताता हूँ मैं आपको। देखिए ये पृथ्वी है, ठीक है दोस्तों, इसके लगभग मध्य में 0 डिग्री पर लाइन पड़ी हुई है और इसे बोलते हैं विषुवत रेखा। इस विषुवत रेखा के पैरेलल जो लाइन पड़ी हुई है इज कॉल्ड अक्षांश रेखा। क्लियर? इनको लैटिट्यूड लाइन, लैटिट्यूड, ठीक है। यानी विषुवत रेखा के पैरेलल 0 डिग्री के पैरेलल जो लाइन पड़ी होती हैं उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। समझ में आ गया आपके? तो अक्षांशी दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में है। देखिए उत्तरी गोलार्ध क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये पैरेलल है, देखो लाइन, समझ रहे हैं आप? मैं दोबारा बताता हूँ इनको, मैं दोबारा बना देता हूँ। देखिए भारत, ये पृथ्वी है, ये कंडीशन। तो अब भारत उत्तरी कैसे? क्योंकि ये 0 डिग्री और ये वाला पार्ट नॉर्थ और ये साउथ, ये तो आप जानते हैं। 0 से ऊपर का भाग नॉर्थ उत्तरी क्षेत्र और नीचे का दक्षिण क्षेत्र। तो देखिए इसीलिए इसको उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच में गुजरती है दोस्तों। तो भारत का जो सारी चीजें क्लियर करता जाऊंगा, तो भारत का जो विस्तार है उष्ण उपोष्ण दोनों कंडीशन में, जलवायु विस्तार, तो ये कंडीशन ये है। इसीलिए
भारत उत्तरी क्षेत्र में। क्लियर? अब एक ही चीज नोट करते जाइए, मैं सारी चीज क्लियर करूंगा, आप ये समझेंगे आगे उत्तरी में कितना डिग्री क्या है सब बताऊंगा, आप एक ही चीज नोट करते जाइए कि भारत का जो विस्तार है वो उत्तरी गोलार्ध में है भारत। अगर देशांतरी दृष्टि है, देशांतर क्या होता है देखिए, ये देशांतर पृथ्वी एक काल्पनिक रेखा डालेंगे 0 डिग्री यानी लॉन्गिट्यूड लाइन, इनके पैरेलल लाइन डालेंगे, तो देखा जाए तो 0 डिग्री जो लाइन पड़ी हुई है वो लंदन के ग्रीक में शहर से पड़ी हुई है, तो भारत पूर्व में है। तो ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा भारत का ये पूर्व में है, ये पूर्व बोलते हैं 0 से 0 है पश्चिम, तभी तो अमेरिका ब्रिटेन वाले लोगों को हम पश्चिम वाले बोलते हैं, हम पूर्व वाले बोलते हैं, इसलिए ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो भारत कहाँ है? देखो अच्छा सी दृष्टि से देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतरी दृष्टि देखें तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अच्छा से नोट कर लीजिए, भारत अच्छा सी दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और देशांतरी दृष्टि से देखें तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखिए अब मैं आपको और मजेदार चीज बताने वाला हूँ कि भारत का जलवायु विस्तार कैसा है दोस्तों। जलवायु विस्तार, जलवायु मीन्स भारत की जलवायु क्लाइमेटिक कंडीशन किस टाइप की है। देखिए देखो आप देख रहे हैं कि ये पृथ्वी, आप मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिए, मैं जलवायु विस्तार बताऊंगा आपको। ये लाइन है 0 डिग्री, इसे बोलते हैं विषुवत रेखा, समझ पा रहे हैं आप? विषुवत रेखा। अब हम विषुवत रेखा की बात करें तो इस लाइन के 23.5 डिग्री, इसके 23.5 डिग्री साउथ, ये मकर रेखा होती है दोस्तों, और ये कर्क रेखा। क्लियर? अब समझते हैं मेरी बात। एक ही चीज क्लियर कर रहा हूं मैं आपको। अब देखिए ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, और भारत की जो स्थिति है, और देखिए ये एक लाइन होती है ये आर्कटिक, ये आर्कटिक व्रत होता है, आर्कटिक, समझते हैं मेरी बात को। ये 66.5 पर होता है दोस्तों, और ये अंटार्कटिक व्रत होता है। ये भी 66.5 पर होता है। बात को ध्यान से सुनते जाइए आप लोग, जब तक ध्यान कॉन्सेंट्रेट करके वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करेंगे आपके समझ में नहीं आएगा। आप कर देते गड़बड़ सड़बड़, ये नहीं, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट होकर के कूल होकर के आप पढ़िए, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो आप खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो आप एक एक निवाला करके खाते हैं ना, एकदम एक रोटी ठूस लेते हैं नहीं ना। तो पढ़ाई को भी सिस्टमेटिक एक एक चीज़ मैं एक एक चीज़ क्लियर करता जाऊँगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। कोई भी दिक्कत आए आपको मुझे कमेंट करिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करके बताऊँगा, लेकिन स्पेशल वीडियो बना के दूंगा। लेकिन दोस्तों बस धैर्यपूर्वक आप सुनते हैं। देखिए आर्कटिक व्रत, ये ध्रुव हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल, ठीक है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं जलवायु के बारे में, उष्ण उपोष्ण क्या होता है। देखिए ये ध्यान रखिए कि विषुवत रेखा, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, मैं भूमध्य रेखा, क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखी प्रदेश आपने बहुत सुना होगा, आप सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं। और देखो मैं आपको बहुत अच्छे करके एज ए फ्रेंड ही पढ़ा रहा हूँ। मैं कभी ज्ञान, जीवन में ज्ञान होता है ना, वो हमेशा आदमी जीवन भर प्राप्त करता है। परफेक्ट कोई नहीं होता, बहुत से बोलते हैं मैं परफेक्ट हूँ, नो वन इज परफेक्ट इन दिस यूनिवर्स, यानी भगवान राम ने भी, और चाहे वो मोहम्मद साहब हों, चाहे वो माता बुद्ध हों, चाहे वो महावीर स्वामी हों, सभी ने मरते दम तक ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान सीखते रहे तो ज्ञान अथाह होता है। हम जीवन भर में डस्ट पार्टिकल के बराबर ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। ज्ञान तो ज्ञान है दोस्तों, ठीक है। तो नो वन इज परफेक्ट इन यूनिवर्स, और हमें हमेशा इस ज्ञान के पराकाष्ठा में, ज्ञान के पिपासा में चलते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा है, मकर रेखा, इसके ये वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये मैं लाइन बना रहा हूँ, आप समझ मेरी लाइन को ध्यान दे देखिए, मैं जो कर रहा हूँ रंग रहा हूँ लाइनों को, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए।
इसको बोलते हैं हम उष्ण कटिबंध, यानी कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध बोलते हैं। उष्ण क्यों? उष्ण गर्मी। इस क्षेत्र के अंदर 23.5 से 23.5 नॉर्थ 23.5 साउथ के बीच में वर्ष में सूर्य एक बार सिर के ऊपर ठीक ऊपर जरूर आता है, यानी सूर्य की लाइन स्ट्रेट पड़ती है, इसलिए गर्मी ज्यादा होती है, बहुत टेम्परेचर हाई रहता है, इसलिए इसको उष्ण बोलते हैं। उष्ण क्या बोलते हैं? उष्ण। समझ पा रहे हैं? इसको बोलते हैं उपोष्ण। इसको बोलते हैं, मैं लिख देता हूं, उपोष्ण। और यहां भी उपोष्ण। उपोष्ण मतलब समशीतोष्ण, समशीतोष्ण, समशीतोष्ण। अब इसका मतलब क्या है? समशीतोष्ण उपोष्ण का मतलब है कि यहां न अधिक गर्मी होती न अधिक ठंड होती। उसका कारण समझिए दोस्तों, अधिक गर्मी और अधिक ठंड न होने का कारण, क्योंकि यहां सूर्य की स्ट्रेट लाइन पड़ रही रोशनी, यहां पर सूर्य की रोशनी थोड़ी तिरछी पड़ती है दोस्तों, तो न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न अधिक ठंड पड़ती। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? क्लियर? और ये भी मैं बता देता हूं, यहां पर लाइन है बहुत, सूर्य की रोशनी बहुत ओवर तिरछी पड़ती है, शीत कटिबंध बोलते हैं, उसको बोलते हैं शीत कटिबंध, इसको भी शीत कटिबंध। और ध्रुव पे देखा होगा 6 महीने दिन 6 महीने रात होने का कारण ये है, जब पृथ्वी का घूर्णन में अगले पृथ्वी गति के बारे में पढ़ाऊंगा, घूर्णन गति, तब आपको पूरा वीडियो अलग बनाऊंगा, तो आप समझ लीजिए। इसे शीत कटिबंध बोलते हैं, इसको भी शीत कटिबंध, ये नॉर्थ ये साउथ। तो दोस्तों ये जो शीत क्षेत्र है उपोष्ण उष्ण कटिबंध का, तो यहाँ पर होता क्या? भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए आप लोग, मैं आपको भारत के परिप्रेक्ष्य बताता हूँ कि भारत कहाँ पर स्थित है। ये देखिए, एक टेम्परेरी बात बताते रहे हम लोग, भारत की स्थिति ये है। ये भारत, अब भारत कर्क रेखा भारत के बीचों बीच लगभग गुजरती है, आपने खूब पढ़ा होगा, छोटी क्लासों से पढ़ते चले आ रहे हैं, कर्क रेखा भारत को क्रॉस करती है बीच में, लगभग बीच में। ये है भारत की आपकी स्थिति। और दोस्तों देखिए, आप समझिए, नॉर्थ टू साउथ 0 डिग्री, ये लंदन ग्रीनिच समय है, ठीक है। मैं अब वहां भी पाऊंगा कौन सी लाइन कहाँ क्रॉस करती, सारी में एक एक करके एक एक चीज को आप क्लैरिफाई करेंगे। पढ़ाई का नियम ही होता है, एक ही चीज क्लियर करते जाइए, आपको मजा आने लग जाएगा, फिर चीजें जोड़ी जाती है। देखिए, तो भारत क्या है? तो कर्क रेखा, तो भारत मैंने भी क्या बताया था, भारत की स्थिति क्या है? उष्ण और उपोष्ण है। नोट कर लीजिए, भारत की जलवायु उष्ण और उपोष्ण दोनों प्रकार की है, यानी कर्क रेखा के ऊपर का क्षेत्र उपोष्ण और कर्क रेखा के नीचे का क्षेत्र उष्ण, गर्मी वाला क्षेत्र। साउथ में देखो गर्मी होती है ज्यादा, और नॉर्थ साइड में बर्फ पड़ती है, हिमालय पर बर्फ पड़ती है। ये भी बर्फ क्यों पड़ती है, बर्फ क्यों जमती है, सारी बातें अगर हर वीडियो में आप सुनते जाइए, मेरी सीरीज के साथ चलते रहिए, ज्योग्राफी में आपको आनंद आ जाएगा। कोई सब्जेक्ट आप जीएस पढ़ते हैं, मेरे साथ सिस्टमेटिक चलते रहिए, ना आनंद आए तो गारंटी। तो ये हो गया, दोनों जलवायु स्तर हो गया, समझ में आ गया आपके? क्लियर? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, ये तो हो गया जलवायु स्तर। क्लियर? अब देखिए आगे, देखिए अब बात आती है कि ये तो जलवायु विस्तार हो गया, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, भारत का क्षेत्रफल है 32, सॉरी क्षेत्रफल लिखिए 82, 87, 283। ये आप क्षेत्रफल का बारे में लिखिए, सॉरी 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का पूरा क्षेत्रफल है। भारत क्षेत्रफल 32, 87, 263, यानी इस क्षेत्रफल पूरे भारतवर्ष का है। इसमें अंडमान निकोबार सारे क्षेत्र शामिल हैं। अगर भारत की देशों की दृष्टि से देखें तो भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है दोस्तों। 7वां, कौन सा? 7वां। अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत के पास जो क्षेत्रफल है, भूमि पटल है, वो जो भूमि है भारत का 2.43% है। कितना है? 2.43%। विश्व के सभी देशों के एवरेज लगाएं तो भारत 7वां बड़ा देश है और 2.43 इसके पास क्षेत्रफल है। लेकिन और देशों
लेकिन ऐसे 7 देश कौन से हैं, 7वां बड़ा देश है, तो ऐसे 6 देश कौन से दोस्तों जो कि भारत से बड़े हैं। देखिए पहला है, नोट करिए, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देश हैं, 7 में भारत होगा। समझ में आ गया? शॉर्ट में ट्रिक बना लो उसको, चाहे तो आप RKCABA, ठीक है। R हो गया रूस, K से कनाडा, ऐसे याद करिए, C से चीन, A से अमेरिका, B से ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। आपको थोड़ा नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ऐसी कहानी बना लीजिए, R के लिए CA कर ली और CA के बाद फिर उसने BA कर लिया, तो RKCABA। क्लियर? ऐसे आप ट्रिक में मैं आपको ट्रिक बताता जाऊँगा, आप याद करते हैं, ठीक है। RKCABA ये हो गया। अब बात आती है दोस्तों कि ये तो क्षेत्रफल ऐसे हुआ, अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें कि भारत, देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, उत्तर से दक्षिण, समझ रहे मेरी बात को, उत्तर से दक्षिण भारत का जो लंबाई है भूस्थल की कितनी है, देखिए ये लंबाई उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर, 3214, समझ में आ रहा है? 3214 किलोमीटर उत्तर से, ये उत्तर हो गया, ये जम्मू कश्मीर उत्तर, ये दक्षिण, समझ पा रहे हैं आप? उत्तर दक्षिण जानते हैं, तो ये कंडीशन है। ये पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, है ना? तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि भारत का जो विस्तार है कौन सा वाला, पूर्व से पश्चिम, ये बात यहाँ से लेकर के यहाँ से, और ये आप देख रहे हैं, है ना? ये विस्तार कितना है, तो देखो दोस्तों, देखिए ये है 2933 इसका विस्तार है। क्लियर? अब बात होती है, ये बात आती है क्वेश्चन कि पूर्व से पश्चिम 2933, उत्तर से दक्षिण कई बार पूछा जाता है, छोटी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस उत्तर दक्षिण लंबाई ज़्यादा है या पूर्व पश्चिम, तो उत्तर दक्षिण, ठीक है। 2933 किलोमीटर, आप एक बात समझ लीजिए। ये तो हो गया। मैं एक साथ एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपको कि भारत के ये तो उत्तर दक्षिण हो गया दोस्तों, तो भारत का उत्तरी पॉइंट कौन सा है, भारत का उत्तरी पॉइंट जम्मू कश्मीर में है, इंदिरा कौल, क्या है, इंदिरा कौल, आप नोट कर लीजिए। भारत का उत्तरतम पॉइंट है इंदिरा कौल, भारत का उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कौल, ठीक है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु देखिए दोस्तों, भारत का दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट। देखिए दो बात है इसमें, आप बता दे रहा हूँ आपको, इंदिरा पॉइंट यहाँ नहीं है, मैं आपको दो चीज बता दे रहा हूँ। इंदिरा पॉइंट यहाँ की कंडीशन में, देखो ऐसे बता देता हूँ, ये है इंदिरा पॉइंट यहाँ, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार, ये इंदिरा पॉइंट है। दक्षिणतम पूछता है तो इंदिरा पॉइंट, अब और भूस्थल पर स्थलीय सीमा के हिसाब से पूछता है तो कन्याकुमारी, तमिलनाडु, नोट कर लीजिए, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, और इसका दक्षिणतम है इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार में। इस समय पानी में डूब चुका है इंदिरा पॉइंट दोस्तों, तो इसका जो विवाद था श्रीलंका के साथ, भारत का विवाद चल रहा था इंदिरा पॉइंट को लेकर के, तो पानी में डूब गए तो विवाद शांत हो गया, ठीक है। और भारत का पूर्वोत्तर पॉइंट किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, नोट कर लीजिए, किबिथु अरुणाचल। और ये है पूर्व पश्चिमोत्तर गुजरात में गोरमोता, ठीक है। ये चारों पॉइंट में आपको दक्षिणतम और बता दिए हैं। उसका रीजन ये है कि आपको नीड है, पूछे जाते हैं भारत का दक्षिणतम पॉइंट, भारत का उत्तरतम पॉइंट। तो भारत का दक्षिणतम पॉइंट दो कंडीशन पूछा था, अगर भारत का पूछा जाए कि भारत का मुख्य भूमिका दक्षिणतम पॉइंट कन्याकुमारी तमिलनाडु, और भारत का टोटल पूछा जाता तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार, क्लियर, ग्रेट निकोबार में, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं,
आपको बात समझ में आ गई होगी है। तो मैं सिस्टमेटिक हर चीज बताता जा रहा हूँ, आप नोट करते जाइए। देखिए अगला पढ़ा, देखिए अब बात करते हैं हम लोग, ये तो भारतीय अक्षांश और देशांतर की बात हो गई। अब भारत के जो स्थल सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। बात ये आती है कि भारत का जो स्थलीय सीमा है, स्थल सीमा, स्थल मतलब जितना भूखंड है हमारा, इसके बॉर्डर सीमा की लंबाई। हम कोई घर बनाते हैं तो 200 स्क्वायर फीट या 50 मीटर लंबा, 200 मीटर लंबा, इस टाइप से होता है ना। तो यही चीज़ पूछना बात कर रहे हैं हम लोग कि भारत के ये पूरे बॉर्डर की लंबाई कितनी है। तो देखो इसके भारत के पूरे स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, स्थलीय सीमा की लंबाई दोस्तों। क्लियर, स्थलीय सीमा की बात कर रहा हूँ मैं, स्थल सीमा। अब बात आती है कि इसमें केवल स्थल सीमा, केवल हम लोग भारत के सभी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। इसमें बात आती है कि भारत का स्थल सीमा के अलावा जो द्वीपीय क्षेत्र है, द्वीप, भारत के द्वीपीय तो है, भारत के द्वीप टोटल, सॉरी स्थल सीमा में दोस्तों ये हो गया टोटल द्वीपीय है, तो द्वीप से तो द्वीप हो गया और स्थल हो गया। लेकिन बात आती है कि भारत का क्या ये वाला बॉर्डर वाला एरिया कितना है। द्वीप से तो होगा 15,200, लेकिन अब बात आती है कि अब भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई देखिए, मुख्य भूमि में कितनी आएगी 6100 किलोमीटर। ठीक है, अब भारत की द्वीप वाली स्थिति देखें तो 1416.7, ऐसे करके ये टोटल होता है 7500। तो ये भारत का द्वीप और स्थल मिला करके तो इस टाइप से आपको कुल मिला के जोड़ दीजिए तो भारत का कुल स्थलीय क्षेत्र आ जाएगा। क्लियर। अब बात आती है 15,275 जोड़ दी 10 जोड़ के आपको कितना आएगा ये 22,716.36। ठीक है। अब बात आती है कि ये तो क्षेत्र हो गया, सीमा विस्तार हो गया, क्वेश्चन आते हैं। लेकिन भारत के अंदर दो चीज बातें हमने करी कि भारत जो कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच हो जाती है। दो बातें करी थी हमने, कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच हो जाती है। देखिए कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच हो जाती है। बात यह है कर्क रेखा। तो देखो कर्क रेखा कहाँ पर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब कर्क रेखा से गुजरने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? कर्क रेखा से भारत को गुजरने वाले राज्यों के बारे में बात करेंगे। तो कर्क रेखा के कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि भारत से गुजरते हैं? दोस्तों ये है केवल 8 राज्य, कितने हैं? 8 राज्य जो कि कर्क रेखा से। अगर क्वेश्चन कई बार आता है हम पश्चिम से पूर्व की तरफ चले तो कौन कौन से राज्य पड़ेंगे कर्क रेखा गुजरेगी, या पूर्व से पश्चिम चले, पश्चिम से पूर्व चले, या पूर्व से पश्चिम चले, कौन कौन से राज्य आएंगे? तो दोस्तों सबसे पहला आएगा हमारे सामने गुजरात। समझ रहे हैं? गुजरात के बाद आएगा राजस्थान। गुजरात का क्या आएगा? राजस्थान। आप याद करते जाइए, इनको नोट करते जाइए। गुजरात और राजस्थान। राजस्थान के बाद आएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद आएगा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद आएगा झारखंड। 8 राज्य आएंगे अब, 1 2 3 4 5। अब 3 राज्य रह गए। झारखंड के बाद आएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल, 6। उसके बाद लास्ट बचा त्रिपुरा एंड मिजोरम। क्या बचा? त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब उल्टे चले तो आप ऐसे कर लीजिए, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम पूर्व। 8 राज्य ऐसे हैं जो कि भारत को ऐसे गुजरते हैं कर्क रेखा। अब बात आती है कि ये तो हो गया मानक समय की बात करते हैं। तो भारत का जो मानक समय है, कोई भी देश का मानक समय लगभग मध्य से गुजरता है। तो मध्य से गुजरने के साथ साथ हम एक बात तो करेंगे कि भारत का जो अक्षांशीय क्षेत्र है, देखो मैं आपको बताता हूँ, इससे हम समझ पाएंगे जल्दी से, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो अब इधर देखिए कि भारत का जो अक्षांश में बात करें तो भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है यानी कितने डिग्री पर है भारत, तो यहाँ पर भारत की बात करें भूमध्य रेखा से
और यहाँ से देखो 6 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट, क्योंकि अंडमान निकोबार नीचे है, ये ऊपर है भूमध्य रेखा से। मैंने आपको बताया था ये भूमध्य रेखा, यहाँ से ये भारत की स्थिति मान लो, ये भारत है, यहाँ भारत यहाँ है, और यहाँ अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार 6 डिग्री पर है, और भारत की मेन भूमि 8 डिग्री। समझ रहे आप? ये तो दक्षिण में दो चीज हो गई, स्थलीय भूमि पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट, और टोटल भूमि पूछते हैं अंडमान निकोबार के हिसाब से 6 डिग्री 4 मिनट। तो ये तो हो गया कि अच्छा सी दृष्टि से देख रहे हैं तो 6 डिग्री 4 विस्तार देख रहे हैं भारत का, कितने से कितने। भाई भारत कोई एक पॉइंट तो है नहीं, क्षेत्र है, देश है, तो 6 डिग्री 4 मिनट क्या हो गया, दक्षिण में हो गया। अच्छा सी दृष्टि से, अक्षांश रेखा के दृष्टि से 6 डिग्री 4 मिनट से ऊपर हम उत्तर में जाएंगे तो 97 25 सॉरी 37 डिग्री, सॉरी 6 37 डिग्री 6 मिनट। देखो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 उत्तर में है। क्या है ये? उत्तर में है 37 डिग्री 6 मिनट। अब बात आती है कि भारत का जो विस्तार है ये तो अच्छा से हो गया। अब देशांतर भी देखें, देशांतर में भी ऐसे, क्यों हम क्यों पढ़ रहे हैं देशांतर के हिसाब से, क्यों देशांतर अच्छा से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें मार्क समय निकालना है। देखिए मार्क समय लगभग बीच में निकलता है, तो मैं इसको मिटाता हूँ। आज मेरी बात को समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो देखिए अब यहाँ पर हम करेंगे कि ये वाला क्षेत्र है, ये 68 डिग्री 7 मिनट इसके पश्चिम में, और इधर 97 डिग्री 25 मिनट। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जो मध्यमान रेखा है, इंटरनेशनल जो है लंदन से ग्रीनिच समय से मिलती है 0 डिग्री लाइन, वो यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट पर यहाँ हमारा बॉर्डर। इसीलिए हमने इन दोनों लाइनों को जोड़ के 68 7 97 25 जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद लगभग मध्य में आ जाएगा भारत, लगभग आ जाएगा मध्य में, लगभग मध्य में भारत का क्षेत्र आ जाएगा इस टाइप से। ये आ जाएगी भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, स्वाभाविक बात है, लगभग बीच में, क्योंकि ऐसे मानक समय तो बहुत चेंज हो जाएगा, हर घंटे का आधा घंटे का टाइम चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमने एक इंटरनेशनल टाइम रखा, अपना भारतीय टाइम रखा, वो है हमारा वो 82 डिग्री 82.5, यानी 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो 82.5 डिग्री 82 30 मिनट। ये दोस्तों इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से ये गुजरती है लगभग बीचों बीच से। तो ये अब बात आती है कि हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चलें तो भारत के कौन कौन से राज्य को क्रॉस करेंगे। उत्तर से दक्षिण चलने पर भारत के कौन कौन से राज्यों को ये लाइन क्रॉस करेगी। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों पड़ेगा यूपी। क्या पड़ेगा? यूपी। फिर पड़ेगा एमपी, ठीक है, फिर पड़ेगा छत्तीसगढ़, एमपी छत्तीसगढ़, ठीक है, यूपी एमपी छत्तीसगढ़। उसके बाद पड़ेगा दोस्तों छत्तीसगढ़ नीचे ओडिशा, ओडिशा के बाद आएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्लियर? अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 राज्य हमारे 82.5 पर पड़ते हैं। ये आप याद कर लीजिए, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब बात आती है कि अच्छा एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है। तो कर्क रेखा पर दोस्तों स्थित है रांची। कर्क रेखा पर रांची शहर स्थित है। आप लिख लीजिए इसको, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश, ये 82.5 पर है। ठीक है, और रांची जो है कहाँ पर स्थित है? रांची के कर्क रेखा पर शहर स्थित है, क्योंकि उसका जो मेन पॉइंट है कर्क रेखा से गुजरती है लाइन, वो है। अब बात आती है कि अब भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, देश हैं, आप ये जानते हैं भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों ये आप सब जानते होंगे, भारत में पहले 28 राज्य 29 राज्य हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर तोड़ के 2 बना दिए, तो 7 के 2 9 हो गए केंद्र शासित प्रदेश, और 2 फिर 2 जोड़ के 2 केंद्र शासित प्रदेश को 1 कर दिया गया, इसलिए 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब बात आती है कि भारत के जो क्षेत्र हैं, पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से हैं और भारत के साथ कौन कौन सा क्षेत्र जुड़ता है, वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए भारत का सबसे जो पड़ोसी राज्य है
वो है, देखिए भारत का उत्तर की तरफ देखें तो भारत का राज्य है अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। कैसे? देखिए भारत का जम्मू कश्मीर से सबसे छोटी बाउंड्री एक ऐसा राज्य है वो अफगानिस्तान, जो सबसे कम यहाँ 104 किलोमीटर इसकी लाइन, जो मात्र 104 किलोमीटर 104 किलोमीटर लाइन इसकी जुड़ती है, 104 किलोमीटर। तो ये हमें भारत और अफगानिस्तान की 106 है सर, तो 106 तो ये लाइन वैसे भारत इस समय कहाँ है? पाकिस्तान का अधिकतर क्षेत्र में है, इसीलिए ये जो भारत अफगानिस्तान की बाउंड्री लाइन है ये हमारी, तो ये इसके साथ केवल एक ही देश जुड़ा है, भारत अफगानिस्तान के बीच में एक ही देश जुड़ा हुआ दोस्तों, वो है जम्मू कश्मीर। तो भारत के राज्य जम्मू कश्मीर राज्य अफगानिस्तान की सीमा से जुड़ा हुआ है और मात्र लंबाई है उसकी, बॉर्डर की लंबाई 106 किलोमीटर। और भारत अफगानिस्तान के बीच में जो भारत आज़ादी के समय लाइन खींची थी उसे बोलते हैं डूरंड रेखा जोड़ी गई थी, उसके आधार पर बंटवारा हुआ था। क्लियर? अफगानिस्तान और भारत का। अगला है भारत और पाकिस्तान। देखिए दोस्तों भारत पाकिस्तान, देखो ये उत्तर में है और ये भी सुन लीजिए, अफगानिस्तान भारत उत्तर में है और पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में है। अगर भारत उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है और पाकिस्तान की जो बाउंड्री लाइन का जो बंटवारा हुआ था रेड क्लिफ लाइन, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। आए दिन झगड़े होते रहते हैं पाकिस्तान बॉर्डर पर, तो तमाम स्त्रियों बेचारे हस्बैंड खत्म हो जाते हैं, हमारे सैनिक जवान खत्म हो जाते हैं, जवान शहीद होते हैं, उस शहीदी में तो उनके क्लिफ रेड हो जाती है, बेचारे खून में सन जाती है, तो रेड क्लिफ लाइन ऐसे, तो रेड क्लिफ लाइन बोल सकते हैं इसको। और भारत पाकिस्तान के बीच में ऐसे 4 राज्य हैं और इसका क्षेत्र विस्तार का 33 किलोमीटर इसका बॉर्डर है भारत पाकिस्तान का, जो कि किन राज्यों को जाता है? 4 राज्य दोस्तों। क्या राज्य? 4 राज्य। देखिए एक ट्रिक भी है, देखो पहला जम्मू कश्मीर हो गया, J&K हो गया, है ना, राजस्थान हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया और गुजरात हो गया। ये 4 राज्य है दोस्तों। देखिए लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक बना ली हमने, राजपंगू। देखिए रेड क्लिफ समझ में आ गया आपके। ऐसे समझ लीजिए कि जब बॉर्डर पर हमारे सैनिक मारे जाते हैं और आतंकवादी कितना भी कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, फिर भी आतंकवादियों का हमारा राजपंगू हो गया है, हो ही जाता है, कोई ना कोई मार ही जाते हैं वो लोग। तो राजपंगू, रा से राजस्थान और जा से जम्मू कश्मीर और पा से पंजाब और बा से गुजरात, राजपंगू हो गया। तो ये इसका बॉर्डर है 33 किलोमीटर, 4 राज्य भारत की सीमा से मैच करते हैं। ठीक है, अगला जैसे भारत अफगानिस्तान हो गया J&K, या J&K अफगानिस्तान को हो गया 106 किलोमीटर अफगानिस्तान J&K के साथ। अगला है हमारा भारत पाकिस्तान के बाद भारत चीन बॉर्डर। तो भारत चीन के साथ हमारे कितने देश जुड़ते हैं? 5। भारत चीन के साथ 205 देश हैं, 5 राज्य जो भारत के 5 राज्य। तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं? तो एक ट्रिक हमने बना रखी है, लेकिन उससे पहले भारत चीन के साथ कितना बड़ा क्षेत्र है? भारत के क्षेत्र है 3438 3438 सॉरी दोस्तों, बोलने में गलती कर रहा हूँ। 3488 तो 3488 हो गया ना दोस्तों। अब बात आती है इसके कौन कौन से राज्य हैं? 5। देखो सबसे पहला तो हिमाचल, देखो सबसे पहले तो मैं एक ट्रिक बता दूं आपको, एक ट्रिक बना रखी हमने, आज ओ हसी 5 शब्द हो गए। अब इससे हम ट्रिक में बहुत बढ़िया ट्रिक बना रखी है। तो सबसे पहले J&K हो गया, जम्मू कश्मीर, तो जा से जम्मू हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, है ना। अब आता है हिमाचल, तो हा से हिमाचल हो गया या हिमाचल हो गया। उत्तराखंड हो गया, तो उसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया। और आ से अब देखो यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सिक्किम और अरुणाचल। तो आज वो हसी 5 देश राज्य हैं जो कि चीन के बॉर्डर से लगे हुए हैं। तो अरुणाचल यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, अरुणाचल, सिक्किम और ये सब, इस टाइप से उत्तराखंड, ये सब हम राज्यों को इसके साथ। अब बात आती है दोस्तों कि अन्य नेपाल की बात करें तो नेपाल से कौन से राज्य जुड़े हुए? नेपाल।
अब नेपाल नजदीक भारत का है, तो नेपाल में ऐसे कौन से है? नेपाल का एक तो देखो जो बोर्ड एरिया है 1751 किलोमीटर ये एरिया है। अब इसमें हमने कौन कौन से ऐसे राज्य, इसके भी 5 राज्यों भारत के जुड़े हुए हैं। नेपाल से भारत के 5 राज्य जो भारत और उसके बॉर्डर को जोड़ते हैं। देखो उसमें हमने बना रखा है कि यूपी, यूके है ना, यूके बिहार हो गया। देखो हमने स्ट्रिप बना रखी है यूयूबीएसपी, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है ना, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो बंगाल से बी हो गया है ना। अब एस से सिक्किम हो गया ऐसे। तो यूके बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यूयूबीएसपी पश्चिम बंगाल। तो इस टाइप से हमने 5 राज्य यूयूबीएसपी उत्तराखंड के साथ 5 राज्य ट्रिक बना रखी है। 1751 ये एरिया है और ये नेपाल का है, भारत के उत्तर में है। ठीक है, नेपाल भारत के उत्तर में है और चीन दोनों क्षेत्रों में, उत्तर में भी मेनली उत्तर में है। तो ये सब एरिया भी पूछा जाता है कौन सा क्षेत्र किस क्षेत्र में। अगला है भारत बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश में 5 क्षेत्र है जो दोस्तों 4096 किलोमीटर क्षेत्र है इसका भारत बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से क्षेत्र जुड़े हुए हैं? बांग्लादेश से भारत में जुड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल, नोट कर लीजिए पश्चिम बंगाल। हमने ट्रिक बना रखी है एटीएम पे पीएम, जो नोटबंदी होती है, नोटबंदी हुई थी, ऐसे बना लीजिए कि मोदी जी वहाँ गए थे घूमने तो एटीएम पे खड़ा होना पड़ा उनको, एटीएम पे पीएम, तो ऐसे बना लीजिए। ट्रिक बनाना कोई बुरी बात नहीं है, ट्रिक्स हम याद रख सकते हैं बस। तो देखो 4096, तो इसमें देखो पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल सबसे पहला राज्य हो गया। फिर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ हो गए। फिर दोस्तों अब म्यांमार की बात करते हैं। तो म्यांमार के साथ कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? देखिए म्यांमार के साथ कौन सा ऐसा राज्य है जो देखिए अब म्यांमार कितना किलोमीटर क्षेत्र में है? 1643 160 किलोमीटर। और म्यांमार भारत के कहाँ पर है? पूरब में है, ये भी पूरब में है। और इसका क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश, नोट कर लीजिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है ना। अगला है भारत भूटान। भारत भूटान देख लीजिए, भारत भूटान में 4 राज्य हैं। भारत भूटान देखिए 699 किलोमीटर है भारत भूटान का क्षेत्र, उत्तर पूर्व में है ये। इसका देख लीजिए, इसका ट्रिक बना रखे हैं सावा, यानी देखिए सिक्किम, बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल, सिक्किम, बंगाल, असम, अरुणाचल, 4 राज्य हो गए ये। अगला है, ये हो गया हमारे सभी राज्यों का, और ये सभी राज्य भारत की सीमा से जुड़े हुए हैं, देश और राज्यों के पड़ोसी देशों के से साथ हमारे राज्यों के संबंध इस टाइप से जुड़े। अगला है हमारा कि भारत का स्थल हमने पढ़ लिया दोस्तों। अब बात आती है कि भारत का तटीय राज्य कौन कौन सा ऐसा तटीय राज्य है कि भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? भारत जो तट है, समुद्र तटीय क्षेत्र, सबसे बड़ा तट किसका है? तो सबसे बड़ा तट नोट कर लीजिए, पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नोट करिए सबसे बड़ा तट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला है गुजरात, उससे कम मतलब आंध्र प्रदेश नंबर 3, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, ये तटीय क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, मैं और बताता हूँ आपको, ये तटीय क्षेत्र नोट कर लीजिए। और भारत के राज्य के साथ साथ जिलों की बात करें तो भारत के कई जिले हैं जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से
भारत का सबसे बड़ा जिला, नोट करिए आप, गुजरात का कच्छ जिला, लेह, जैसलमेर, कच्छ, लेह, जैसलमेर। अगला है बाड़मेर, बीकानेर। ठीक है, 5 हो गए। अगला है, हम लोग पढ़ते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। देखिए दोस्तों, और हम और बात करें कि आपने देखा होगा भारत म्यांमार के बारे में बात करी हमने, तो सभी क्षेत्र सीमा विस्तार होता है कहीं कहीं कहीं। तो भारत म्यांमार का जो सीमा विस्तार, सीमा निर्धारण किससे हुआ है? भारत म्यांमार का सीमा निर्धारण पहाड़ियों से हुआ है। उन पहाड़ियों का नाम लिख लीजिए। भारत म्यांमार सीमा निर्धारण उन पहाड़ियों से हुआ है। पहाड़ियों का नाम है मिसमी, नोट करिए, मिसमी, मिसमी, पटकोई, पटकोई, नागा एंड अराकान योमा। अराकान योमा पहाड़ियाँ ये, इनसे भारत म्यांमार का सीमा विस्तार हुआ है, सीमा निर्धारण हुआ है दोस्तों। ठीक है, और कुछ और पॉइंट बताता हूँ आपको। भारत में द्वीप हैं, थोड़े द्वीप हैं, और बाकी मैं सारे द्वीपों को आपको सारा सिस्टमेटिक पढ़ाऊँगा। और देखिए, मैंने बताया था आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा आपको कौन सा वाला, समुद्र तट में समुद्र के हिसाब से द्वीप पढ़ाऊँगा। लेकिन कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, नोट करिए। भारत का एक राज्य है पांडिचेरी। पांडिचेरी का मुख्य क्षेत्र है, लिख लीजिए, पांडिचेरी मुख्य है तमिलनाडु। पांडिचेरी, पांडिचेरी मुख्य हो गया। पांडिचेरी भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन कई राज्यों, कई क्षेत्रों से मिलाकर बना है। ये तमिलनाडु में है। अगला है कराईकाल, कराईकाल ये भी तमिलनाडु में है। ठीक है, माहे केरल में है, और यमन ये आंध्र प्रदेश में है। ये सभी अलग अलग क्षेत्र हैं, द्वीप टाइप के जगह जगह। उनको ये सब उसके अंदर में थे, फ्रांस के अंदर में थे, तो इनको हमने एक करके पांडिचेरी के हिसाब से 4 मुख्य पांडिचेरी है, ये मुख्य यहाँ है, बाकी 4 इससे जुड़े हुए हैं, इसी से संबंधित। ठीक है, और सुनिए, और मैं आपको कुछ बताता हूँ, नोट करते जाइए। ये चीज़ पॉइंट पेपर में आती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। नोट करिए कि आदम ब्रिज, एडम ब्रिज, आदम ब्रिज तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है। आदम ब्रिज तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है। ठीक है, और पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप, पंबन द्वीप जो आदम ब्रिज का हिस्सा है। ठीक है, और पंबन द्वीप पर ही जो आप रामेश्वरम की बात करते हैं, पंबन द्वीप पर भी रामेश्वरम अवस्थित है, जो आप तीर्थ यात्रा करते हैं रामेश्वरम वहीं है। और नोट करिए, आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी है, और आदम ब्रिज के दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। तो ये आप नोट करते जाइए। अब बात आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ मैं आपको, कि आप देखते हो बॉर्डर पर बंदरगाह वगैरह है, सारी कंडीशंस हैं, और कई कहते हैं कि हमारे यहाँ हमने वो जहाज पकड़े, वो जहाज पकड़े, माल पकड़ा, ये सब दुनिया की कंडीशन सब पढ़ते हैं। अब मजेदार चीज़ बताने वाला हूँ, आप ध्यान सुनिए। देखिए, तटीय क्षेत्र, हमारा क्षेत्र 3 क्षेत्रों से भारत समुद्र से घिरा हुआ है। तो हमारी जो बाउंड्री है, समुद्र छिछला क्षेत्र है, समुद्र है, कटापिटा क्षेत्र है, तो ये आपको बाउंड्री कटी पिटी, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा दूँगा, जैसे कटी पिटी लाइन हो जाती है। समुद्र मिट्टी है, तो कभी ये स्थिति तो हो नहीं सकती। तो मैं आपको बहुत मजेदार चीज़ बता रहा हूँ कि इसका हम किस टाइप से आंकलन करते हैं, हमारा समुद्र का आंकलन कैसे होता है। समुद्र का तो पूरा हिंद भाषा में पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं आपको समुद्र और तट के बीच क्षेत्रीय सिस्टम बताता हूँ। देखिए, सब ये बाउंड्री, इसको हम, इस बाउंड्री को हम लोग छोटी बड़ी टूट कटी पिटी बाउंड्री बना देते हैं। अब ये है, अब कहीं ज़्यादा निकली कहीं टूटा, हम इसको कैसे नाप तोड़ करें, मध्यम रास्ता अपनाना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं, इसकी हमने आधार रेखा खींच ली थी। क्या रे दोस्तों, आधार रेखा। अब समझ पा रहे हैं, आधार रेखा इस टाइप से एक आधार रेखा बना दी जाती है। इस आधार रेखा के सहारे ये हो गया आधार रेखा, समझ पा रहे हैं आप, ये आधार रेखा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये आधार रेखा, इसको बोलते हैं आधार रेखा।
आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, पेपर में आते हैं क्वेश्चन। आधार रेखा क्या होती है? आधार रेखा ये, अब देखिए, ये मेन बाउंड्री, मेन भूमि और इस आधार रेखा के बीच का जल बोलते हैं आंतरिक जल। क्या बोलते हैं दोस्तों? आंतरिक जल। ये हमारा है आंतरिक जल। इससे कोई, इसमें मछली पालन तमाम कार्य अपने मछली मछुआरे घूमते रहते हैं, आंतरिक जल होता है। क्लियर? अगला है एक नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल। यहाँ से आप देखिए, आप मेरी लाइन समझने की कोशिश करिए। मैं एक लाइन बना रहा हूँ, 12 नॉटिकल मील। यहाँ से आधार रेखा से, ये आधार रेखा है, यहाँ से 12 नॉटिकल मील दोस्तों, ये 12 नॉटिकल मील। तो ये 12 नॉटिकल मील आधार रेखा से है, इस रेखा से। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको बोलते हैं क्षेत्रीय सागर। क्या बोलते हैं? आप नोट करते रहिए चीजों को। क्षेत्रीय सागर बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय सागर। क्षेत्रीय सागर। क्षेत्रीय सागर में इसमें क्या होता है, 1 नॉटिकल मील 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है दोस्तों। 1 नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर। मैं ये बता रहा हूँ कि 12 नॉटिकल मील में क्या होता है, क्षेत्रीय सागर होता है। इस पर संपूर्ण अधिकार होता है। क्या होता है? किसी भी देश का संपूर्ण अधिकार, अपने देश का। जैसे भारत का क्षेत्र होता है तो भारत का संपूर्ण अधिकार है। 12 नॉटिकल मील तक भारत का संपूर्ण अधिकार है। क्लियर? यहाँ पर भारत का संपूर्ण पूरी तरह से अधिकार है। बाहर कुछ भी करे, पाइपलाइन डाल, कुछ भी कर, कोई कार्रवाई अपनी कर सकता है। अगला है दोस्तों, अगली लाइन में बना रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगला है हमारा 24 नॉटिकल मील। ये देखिए 24 नॉटिकल, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील। समझ पा रहे हैं आप? 24 नॉटिकल, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील। अब आप आधार रेखा 24 नॉटिकल मील देखेंगे तो ये क्षेत्र इसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। क्या बोलते हैं? संलग्न। क्या बोलते हैं? संलग्न क्षेत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें किसी भी देश का, ये भारत का कार्य क्या है, इसमें साफ सफाई। नोट कर लीजिए 24 नॉटिकल मील में क्या काम होता है, पेपर में आता कई बार। साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली। सीमा शुल्क वसूली कितने नॉटिकल मील होती है? 24 नॉटिकल मील। ठीक है? वित्तीय अधिकार, ये सब इसी देश का, भारत का अधिकार है। इसके बाद आता है दोस्तों 200 नॉटिकल। 200 नॉटिकल मील क्या होता है? इसे बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, EEZ, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है? इसका कार्य क्या है? ये क्षेत्र जो है वैज्ञानिक अनुसंधान, भारत का ही है ये भी, वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों का निर्माण के लिए काम में आता है। और 200 नॉटिकल के मील के बाद, 200 नॉटिकल के बाद पूरा था समुद्र दोस्तों, इस पर सभी देशों का समान अधिकार होता है। कोई भी देश यहाँ ताकत का है इतना अंदर समुद्र बनाएगा, तो 200 नॉटिकल के बाद सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है, जिसे उच्च सागर विस्तार बोलते हैं। 200 नॉटिकल मील के बाद के क्षेत्र को उच्च सागर विस्तार बोलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा द्वीप हो गया। ये हम इसलिए बात कर रहे हैं, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है किस क्षेत्र में भारत अनुसंधान कार्य करता है। अब जब अनुसंधान कार्य की बात आए तो भारत अनुसंधान कार्य किस क्षेत्र में करता है, कहाँ पर मछली पालन, कौन सा सीमा शुल्क कहाँ से वसूली होती है, किस क्षेत्र से होती है। अब बहुत से जहाज आते हैं भारत में, भारत के बॉर्डर से निकल के जाते हैं, सीमा शुल्क वसूली, हमारी सीमा में जाएंगे तो वसूली होगी, क्योंकि पाकिस्तान को जहाज जाएंगे चाइना से तो हमारे भारत के क्षेत्र में हो जाएंगे, तो वहाँ से हम लोग वसूली करेंगे, सीमा शुल्क वसूली होती है। तो ये सब क्षेत्र उसमें हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों और बताऊँ आपको कि त्रिपुरा एक ऐसा देश है, त्रिपुरा राज्य हमारा, सॉरी, जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। नोट कर लीजिए, भी मैं आपको छोटी बात इसलिए बता रहा हूँ कि पेपर में आती है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। नोट करिए। और त्रिपुरा और बांग्लादेश को सीमा को हम शून्य रेखा के नाम से जानते हैं, शून्य रेखा के नाम से बोलते हैं। हमने इस लाइन को बोल रखा है शून्य रेखा। त्रिपुरा और बांग्लादेश की लाइन को, बाउंड्री लाइन को हम शून्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, शून्य रेखा के नाम से बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और
और देखिए हमारे कुछ चैनल्स वगैरह हैं, वो हम कल वीडियो में बात करेंगे कौन सा चैनल कहाँ पर। तो देखो कुछ चीज़ें हैं हमारे पास कि जो कि हिंदी भाषा अगर पढ़ेंगे उसके साथ ही हम लोग कुछ चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप से हमें इसमें आगे नंबर 2 पढ़ा बोर्ड का। अब देखिए ये भारत का भूगोल का भौगोलिक परिचय स्थलीय भाग पढ़ा हमने, आपको आनंद आया होगा। और दोस्तों देखिए आपको सिस्टमेटिक क्रम से पढ़ना होगा, थोड़ा मेरा साथ देना होगा और धीरे धीरे इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, आप जानते ही हैं। कॉन्सेप्ट फैक्चुअल में थोड़ा अंतर तो होता ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट फैक्ट को जोड़ना बहुत टिपिकल भी होता है। और फैक्ट और कॉन्सेप्ट ही में कंटिन्यूस बोलते चले जाइए, लेकिन कॉन्सेप्ट फैक्ट में इसलिए आपको मैपिंग, ज्योग्राफी मैप का पार्ट है, बिना मैप के आपके समझ में आसानी से नहीं आएगा। आप कितना भी रट लीजिए, रटना ही दोस्तों अलग चीज़ है, आप बहुत योग्य होंगे बच्चे रट लेते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के साथ समझना, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में क्वेश्चन आ रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, लेकिन फैक्ट की जानकारी भी होना आवश्यक है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकॉन को प्रेस करिए और वहाँ पर 3 पॉइंट आएंगे, उसमें ऑल लिखा होगा, उसको प्रेस दबा दीजिए, जिससे कि आपको सारे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। और मैं आपको इस सीरीज़ के लिए आपको हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप चैनल से जुड़ते जाइए दोस्तों। अब अगला मेरा एक भारत संविधान का पार्ट चल रहा है, दूसरा मेरा भारत का भूगोल का हो गया, और मैं आपको एक बता दूं मैं विश्व के भूगोल की सीरीज भी जो फैक्चुअल सीरीज है उसको समझाता जाऊंगा, छोटे छोटे टॉपिक कराता जाऊंगा, और बहुत जल्दी हम लोग इसके साथ फिर पर्यावरण की सीरीज शुरू करेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल के साथ आप जुड़ते रहिए। मैं आपको अगले 2 महीने में बहुत कुछ ऐसा कराने वाला हूँ जिससे कि आप सिविल परीक्षा, पीसीएस परीक्षा में आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।